हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यार यहाँ पर लेके आए हैं हिंदी का, जी हाँ, क्लास 12th हिंदी का पेपर लेके आया हूं, और जो कि आप सभी के लिए है। 2024 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है। इसी प्रकार से आपका हिंदी का पेपर आने वाला है, तो आप कह सकते हैं ये क्लास 12th हिंदी का मॉडल पेपर है 2024 वालों के लिए। हर एक चीज़ में फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो यार वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा टारगेट रहेगा कि हिंदी में जो ये 100 में 100 है ना, पूरा का पूरा स्कोर कराने का। पिछले साल 2023 में हम जो तैयारी करवाए थे उसमें से बच्चे अच्छा नंबर लेकर आए हैं, और इस बार भी 2024 में भी आप लोग अच्छा नंबर लेकर आएंगे। इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ें SKM स्टडी और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो 100 नंबर है हिंदी में, बिल्कुल आपका स्कोर होगा सेम टू सेम। इसी प्रकार से आपका पूरा का पूरा पेपर आने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और एक चीज़, इसका जो PDF है, क्योंकि कहेंगे कि सर इसका PDF हम कहाँ से डाउनलोड करें, तो बिल्कुल आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं SKM स्टडी टेलीग्राम से। और SKM स्टडी टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से इसका PDF पूरा पूरा आप डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ 300-400 में यार पूरे साल की तैयारी करवा रहे हैं, तो SKM स्टडी एप्लीकेशन पर जाकर कोर्स 300-400 में खरीद लीजिए, साल भर तैयारी कीजिए, हर एक सब्जेक्ट की टेंशन खत्म, ठीक ना। वैसे तो पूरा मैं फ्री में यूट्यूब पे करवाऊँगा, वहाँ पे आपको और चीज़ें मिलने वाली है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि कैसा आपका पेपर रहने वाला है। सारी चीज़ों को पहले देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखने के लिए देगा कि आप अपना यहाँ पे रोल नंबर को लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका रोल नंबर रहेगा वो आप फिल कर देंगे। मान लीजिए आपका है 36,721,502, तो आपको यहाँ पे रोल नंबर जो भी रहेगा आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग रोल नंबर फिल कर दिए। उसके बाद यहाँ पे नाम देगा भरने के लिए। क्या देगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नाम दिया है, तो जो भी आपका नाम रहेगा, मान लीजिए मेरा नाम क्या है, यहाँ पे शिवम है, तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे शिवम। क्या भर देंगे, शिवम। आप लोग यहाँ पे नाम भर दीजिएगा, जो भी आपका नाम रहेगा यहाँ पे अपना नाम आपको फिल करने के लिए देगा, आप लोग फिल कर दीजिएगा। आगे की तरफ चलेंगे तो आपका पेपर कोड होगा, और यहाँ पे मुद्रित पृष्ठों की संख्या, तो इसे आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा, यानी कि कितने पेजेस हैं आपके पेपर में वो चीज़ यहाँ पे लिखा रहेगा। उसके बाद ये आपका क्या रहने वाला है, ये आपका पेपर कोड रहेगा कि कौन सा पेपर कोड है। जो भी पेपर कोड रहेगा यहाँ पे आपको दिया रहेगा, और यही आपको अपनी कॉपी पे फिल करना है, सेम टू सेम, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको टाइम मेंशन रहेगा कि आपका पेपर कितने मिनट का, कितने घंटे का, तो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, तो इस प्रकार से दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पूर्णांक कितने नंबर का है, 100 नंबर का, तो 100 नंबर दिया रहेगा। मिनिमम मार्क, पास मार्क का आपको 33 नंबर चाहिए। पास होने के, याद रखना, 33 नंबर आपको पास होने के लिए यहाँ पे नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। और कुछ नीचे निर्देश दिए रहेंगे, सामान्य निर्देश, जो कि आपको बताया गया है कि आपको क्या क्या रहेगा। तो जो आपको प्रारंभ के 15 मिनट दिए जाएंगे वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है। और यहाँ दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपको अनिवार्य है। खंड क और खंड क। खंड क से आपका 50 नंबर का रहेगा, और खंड ख से भी कितने नंबर का रहेगा, 50 नंबर का। तो टोटल 50-50 कितना हो जाएगा आपका, 100 नंबर का पूरा क्या रहने वाला है, पेपर रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे पेपर को देखते हैं विथ सॉल्व कि सॉल्यूशन के साथ हम यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर को देखेंगे। हिंदी के यार इतना आपको वीडियो दे देंगे ना कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको अलग से मेहनत करने के लिए। इसका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये आपका खंड क रहेगा, देख लीजिए। खंड क आपका 50 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। तो खंड क में जो पहला प्रश्न रहेगा क, पहला का क रहेगा। अब पहला का क क्या है, यहाँ पे देखिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। यहाँ पे है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। तो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है
यह द्विवेदी युग में हुआ था। कब हुआ था? याद रखना, द्विवेदी युग में हुआ था। किसका हुआ था? सरस्वती पत्रिका का संपादन। उसके बाद संस्कृति की 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? जो संस्कृति है इसके 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनपुरी, वासुदेव सरगरवाल, विद्या निवास मिश्र। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक जो हैं, ख का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। वो कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर। सिंह दिनकर जी जो हैं यह संस्कृति के 4 अध्याय के कौन हैं? लेखक हैं। उसके बाद यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है? अशोक के फूल, राष्ट्र का स्वरूप, कविता क्या है? तुम चंदन हम पानी। तो यहाँ पे बताना है आपको कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई जो निबंध है वो है आपका यहाँ पे कविता क्या है। कौन सी है? कविता क्या है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। याद के रहिएगा, ठीक है ना। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पूरा पूरा समझाता चलूँगा, आप परेशान मत होइए। उसके बाद यहाँ पे घ है अजात शत्रु। किस विधा की रचना है? जो अजात शत्रु है यह किस विधा की रचना, यानी कि यह किस पर आधारित है? जीवनी पर, नाटक पर, संस्मरण पर, आत्मकथा पर। तो जो अजातशत्रु है यह नाटक पर आधारित विधा है। किस पर है? नाटक पर आधारित विधा है। अब कहेंगे सर ये नाटक पर तो आधारित विधा है लेकिन इसके रचनाकार कौन है? तो लिख दीजिए कि अजातशत्रु के जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद हैं। लिख दीजिए कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद कौन है? तो अजातशत्रु जो नाटक है इसकी रचनाकार कौन है? तो रचनाकार कौन है? तो रचनाकार का आप लोग सीधा नाम लिखिएगा कि सर जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद है अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की रचना कौन सी है? शेखर एक जीवनी, पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह, मेरे विचार। तो जो अज्ञेय की रचना यहाँ पे वो है शेखर एक जीवनी। क्या है यहाँ पे? शेखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञेय की रचना है। उसके बाद नीचे चलिए, यहाँ पे दूसरा का क क्वेश्चन है कबीरदास प्रमुख कवि हैं। जो कबीरदास किसके प्रमुख कवि हैं? निर्गुण काव्यधारा के, सगुण काव्यधारा के, प्रगतिवादी काव्यधारा के, प्रयोगवादी काव्यधारा के। प्रश्न नंबर 1 5 नंबर का रहेगा, प्रश्न नंबर 2 भी 5 नंबर का रहेगा। तो जो कबीरदास हैं यह प्रमुख कवि किसके हैं? तो 2 का राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा निर्गुण काव्यधारा के हैं। किसके हैं? निर्गुण काव्यधारा के हैं। तो कबीरदास प्रमुख कवि किसके हैं? निर्गुण काव्यधारा के हैं। नीचे चले आइए, यहाँ पे है बिहारी ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? ख वाला है यहाँ पे चौपाई, कुंडलिया, दोहा, संवैया। तो बिहारी ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? तो ख का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला हो जाएगा कुंडलनिया में। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोहा में। क्या हो जाएगा? दोहा में। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ए सी हो गया या बी हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी वाला ही रहेगा, दोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। उसके बाद यहाँ पे है ग वाला नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? जो नौका विहार कविता है इसका संबंध किस नदी से है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन मिलेंगे, गंगा नदी से है, यमुना नदी से है, सरस्वती नदी से या फिर घाघरा नदी से है। तो जो नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? तो जो नौका विहार का संबंध है यह गंगा नदी से। किससे है? गंगा नदी से नौका विहार कविता का संबंध है। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन हैं? तो घ का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा
कुमार माथुर जी जो है ना, ये प्रगतिवादी काव्य धारा के कौन है, कवि हैं। तो हर एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आप लोग याद करते चले जाइएगा, ठीक है ना। आंसू काव्य में प्रधान रस है, तो सेम टू सेम ये मॉडल पेपर है, ये 12th 2024 हिंदी का मॉडल पेपर है। 2024 हिंदी का मॉडल पेपर है। बोर्ड एग्जाम 2024 वाले बच्चे जो हैं इस वीडियो को देखें और अच्छे से इसको पढ़ें, सेम पैटर्न पर आधारित रहेगा। आंसू में प्रधान रस कौन सा है, तो आंसू का मतलब है करुण। करुण, जब कोई रोता है तो आंसू निकलता है, तो यहाँ पे करुण रहेगा, क्या हो जाएगा, करुण रस। तो आंसू में कौन सा प्रधान रस है, करुण रस है। उसके बाद नीचे आएंगे तो जो तीसरा वाला यहाँ पे देखिए प्रश्न है, यह गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे है क्या, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है, 5 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, तो 5 दूनी 10 नंबर का आपका रहने वाला है क्या यहाँ पे, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे शीर्षक और लेखक का नाम पूछेगा। तो एक बात याद रखना, जहाँ पर आपको राष्ट्र दिखे तो समझ लीजिए जो शीर्षक है क्या है, राष्ट्र दिख रहा है, तो भाई साहब राष्ट्र का स्वरूप क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। राष्ट्र का स्वरूप डायरेक्ट आप टिक लगा लीजिए। इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब हैं, बात समझिएगा, कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। डायरेक्ट आप लोग ऐसी टिक लगाइएगा, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले शीर्षक और लेखक क्या लिखेंगे, तो प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। फिर यहाँ पे है ख वाला क्वेश्चन, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ से आप लोग इसका उत्तर आसानी से पा जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको ढूंढने की उत्तर जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ उत्तर ढूंढने का सबसे सरल तरीका, जो कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते और वो परेशान रहते हैं कि सर इसको रटेंगे। रटिए मत यार, रटिए मत, इसको मैं समझा दे रहा हूँ ना, और जो मैं टिप्स बता दे रहा हूँ यही आप फॉलो करिएगा बस, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका दूसरा वाला है, वहाँ पे पूछा था कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, तो राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, जन की संस्कृति है। बस ये क्या हो जाएगा आपका दूसरे का राइट आंसर। उसके बाद है राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है, ऊपर आ जाइए, अब जहाँ पे राष्ट्र का विकास होगा समझ लीजिए वही आंसर है। तो देखिए यहाँ देखिए, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव, यानी कि राष्ट्र की विकास क्या है, संभव है। तो ये तीसरे का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये लिखा गया है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र का विकास संभव है। जन का मस्तिष्क क्या है, अब जहाँ पे जन का मस्तिष्क है वही आंसर है। तो देखिए आप ढूंढिए थोड़ा कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है, चौथे का आंसर यही है, संस्कृति ही जन का क्या है, मस्तिष्क है। संस्कृति ही क्या है, जन का मस्तिष्क है। तो इसमें आप लोग राइट आंसर लगा देंगे, संस्कृति ही जन का क्या है, मस्तिष्क है। तो आप बताइए क्या कोई भी हमने उत्तर को बाहर से लिखा क्या, बिल्कुल भी नहीं लिखा यार, सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें ही है। केवल आपको थोड़ा सा ढूंढने की जरूरत है, अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या है, देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है, तो यहाँ से यहाँ तक करना है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, बस इतना। तो आप देख लीजिए इसी प्रकार से करना है, इसका उत्तर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका पद्यांश आएगा, चौथा नंबर क्या रहेगा, पद्यांश रहेगा। पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, आपका 10 नंबर का ये भी रहेगा। है क्या यहाँ पे, मैं नीर भरी दुख की बदली
स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झड़ी मछली, पलकों में निर्झड़ी मछली। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला ये पूछा जाएगा कि कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो जो प्रस्तुत पद्यांश, उत्तर में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश सांध गीत काव्य संग्रह के गीत 3 शीर्षक से क्या है? अवतरित है, और यह कविता महादेवी वर्मा द्वारा क्या है? रचित है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ख वाला क्वेश्चन पूछा है, कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है? कवित्री ने स्वयं को क्या बताया? यहाँ पे देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी कि मैं दुख की भरी हुई क्या हूं? बदली हूं, ऐसा कवित्री ने बताया है अपने आप को। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? कवित्री ने स्वयं को नीर भरी दुख की बदली, अर्थात दुख की बदलियों से घिरा हुआ अपने आप को बताया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है, किससे आहत होकर विश्व हंसा? अब ऊपर देखेंगे तो लिखा रहेगा, आप देखिए, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, यानी कि क्रंदन से आहत होकर विश्व ने क्या किया है? हंसा है। तो देखिए, क्रंदन से आहत विश्व हंसा। क्या हम लोग बाहर से क्वेश्चन का आंसर ले आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सारा आंसर इसी में है। हिंदी का पेपर भले ही 100 नंबर का हो, आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे ना, तो आप लोग बिल्कुल पास हो जाएंगे। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, ठीक है ना, वो भी अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। फिर पलकों में क्या मछली है? तो देखिए ऊपर देखेंगे तो देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे पलकों में निर्झड़ी मछली। तो पलकों में क्या मछली? पलकों में निर्झड़ी मछली, बस देखिए, पलकों में निर्झड़ी मछली। फिर यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए बोला है, कहाँ से कहाँ तक? तो रेखांकित अंश अपने से थोड़ा थोड़ा बढ़ा चढ़ा लिख दीजिएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी कि कवित्री ने बताया है कि जिस प्रकार जो बदलियां होती हैं वो दुख से भरे हुए पानी से घिरी रहती हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन है, हम इन बदलियों की तरह दुख से भरे हुए पानी की तरह घिरे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका प्रश्न नंबर 5 का क, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, और ये 5 नंबर का आपका पेपर में रहेगा। सबसे पहला क्या है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, तीसरा है एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे मैंने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिया है साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियाँ। आप लोग ऐसे लिखिएगा, आसानी से आप अच्छा नंबर स्कोर करेंगे, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। इनका जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1964 सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित सरयू पारणी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से प्रतिभाशाली द्विवेदी जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा शांति निकेतन के हिंदी भवन के निदेशक के पद को सन 1940 से 1950 तक क्या किया? सुशोभित किया। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास, नागरी प्रसारणी सभा इत्यादि विभिन्न संस्थाओं एवं शैक्षिक संस्थानों अनुसंधान कार्यों के संदर्भ में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया, और सन 1957 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। और जीवन के अंत समय तक द्विवेदी जी अब साहित्य साधना में प्रवृत्त रहे, और 18 मई 1979 ईस्वी को इस भुवन लोक से प्रयाण कर गए, और आचार्य द्विवेदी का साहित्य विपुल है, ठीक है ना। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ आप लोग क्या क्या लिखेंगे? जैसे इनका इतिहास है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य इत्यादि इनके इतिहास हैं। उपन्यास कौन कौन से हैं? अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नरवा, बाण भट्ट की आत्मकथा। और निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कुटज इत्यादि इनके निबंध संग्रह है। और साहित्य शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो कालिदास की लालिल योजना, सहज साधना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, कबीर, सूर साहित्य, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर इत्यादि इनकी साहित्य शास्त्रीय और आलोचनात्मक क्या है? ग्रंथ हैं। उसके बाद आपका ख आएगा यहाँ पे। अभी हम लोग लेखक और
लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियां देखें। अब ये आपका कौन है, ये कवि का साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख कृतियां आप लोग लिखेंगे 80 शब्दों में तो 5 नंबर आपको आसानी से मिलेगा। किसका यहाँ पे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर मैंने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का दिया है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। और सेम टू सेम इसी प्रकार से आप लोग जीवन परिचय लिखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा आपको बताता चल रहा हूँ और इसका टेंशन मत लीजिएगा। अभी इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार से आपका पेपर आएगा, बोर्ड में पेपर इस प्रकार से आएगा, आप देख लीजिए। उसके बाद इसका तो फुल यार पेपर पूरा का पूरा अच्छे तरीके से मैं देने वाला हूँ समझाकर, आप पहले देख लीजिए, ठीक है ना। इसको यहाँ छठा प्रश्न आएगा, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का कथा वस्तु का सार लिखिए। अब अधिकतम शब्द सीमा आपके 5 नंबर का यहाँ पे और 80 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे बहादुर का यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका स्वपठित खंड काव्य आएगा, श्रवण कुमार पर आएगा, रश्मि रथी पर आएगा और इत्यादि पर आएंगे। यहाँ पे मैंने 2 ही लिया है, बहुत सारे हैं तो आप जिस पर चाहें उस पर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद खंड खा आएगा, वो क्या आएगा, तो आएगा आपका संस्कृत का गद्यांश आएगा, 7 नंबर का रहेगा, 7 नंबर का रहेगा। यहाँ पे एक संस्कृत का गद्यांश देखिए यहाँ पे दिया गया है और इसका मैंने यहाँ पे संदर्भ लिखा है और यहाँ पे हिंदी अनुवाद विथ उत्तर में लिख दिया है, मैंने लिखा है ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्लियर ना हो। उसके बाद संदर्भ आएगा, श्लोक आएगा, 7 नंबर का आएगा। देखिए ये आपका श्लोक है और मैंने इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। तो इसकी शॉर्ट लेके पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी पर मिल ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका मुहावरे आएगा, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, 2 नंबर का आएगा। अक्ल का दुश्मन होना अर्थात मूर्ख होना, वाक्य प्रयोग उसे समझाना व्यर्थ है वह तो अक्ल का दुश्मन है। उसके बाद का है गागर में सागर भरना, यानी कि कम शब्दों में बड़ी बात कह देना, वाक्य प्रयोग कवि विहारी के दोहे गागर में सागर हैं। हाथ पीले करना अर्थात लड़की का विवाह करना, वाक्य प्रयोग वह पति की मृत्यु के बाद बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकी। मुंह फुलाना यानी कि असंतुष्ट होना, वाक्य प्रयोग वह छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेती है या लेता है। उसके बाद 10वां यहाँ पे संधि विच्छेद आएगा। देखिए संधि विच्छेद में क्या है, सबसे पहला यहाँ पे पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा, पुस्तक धनालय, पुस्तधन कालय, पुस्तक धन आलय या पुस्तकाधन लय। तो पुस्तकालय का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो जाएगा पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका पुस्तकालय का पुस्तक धन आलय हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद है तथेति का संधि विच्छेद क्या होगा, तथा धन इति, ततधन इति, तथा धन इति, तथाय धनति। तो तथेत क्या हो जाएगा, तथा धन इति हो जाएगा। नीचे आ जाइए, नायकः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो नायका का हो जाएगा नय धन अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नय धन अक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे विभक्ति और वचन आपको पहचानना है। आत्मनि में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। नामसु में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। नीचे आ जाइए, अब यहाँ पे आपको शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। अविराम अभिराम यानी लगातार और सुंदर यानी बिना रोक के और सुंदर। क्या हो जाएगा, बिना रोक के और सुंदर, बी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण और स्वर्ण, स्वर्ण और स्वर्ण, तो स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना होता है। क्या होता है, सोना होता है। स्वर्ण मतलब क्या होती है, एक उच्च जाति होती है, उच्च जाति होती है। तो सोना और उच्च जाति हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। कर्ण अर्क काल, तो कर्ण का कान और सूर्यपुत्र, काल का समय मृत्यु, अर्क का क्या हो जाएगा, मदार और सूर्य हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। रास्ते दिखाने वाले को हम लोग पथ प्रदर्शक कहते हैं। फिर घ है यहाँ पे, किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अनेकों लोगों ने गंगा में स्नान किया, तो अनेक लोगों ने गंगा स्नान किया। 1 गिलास गर्म गाय का दूध दीजिए, एक गाय का 1 गिलास गर्म दूध दीजिए। गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है, गौतम की पत्नी का नाम अहल्ला था।
मैं हस्ताक्षर कर दिया है, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे बरहमा का क, वीर रस अथवा श्रृंगार रस का लक्षण सहित आपको उदाहरण लिखना है, 2 नंबर का है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग वीर रस होता क्या है भाई साहब। तो वीर रस क्या होता है, जब युद्ध या किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए मन में उत्साह नामक अस्थायी भाव परिपक्व अवस्था में प्रकट होता है, तो वहाँ वीर रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए, मैं सत्य कहता हूँ सखी सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी क्रुद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज तात से मैं युद्ध में कभी डरता नहीं। उसके बाद आपका अलंकार आएगा, देखिए यहाँ पे ख वाला है, यहाँ पे श्लेष अलंकार तथा उपमा अलंकार की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण लिखिए। तो आप मैंने श्लेष अलंकार लिया है। श्लेष अलंकार क्या होता है, एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हो, अर्थात जहाँ कोई एक शब्द ही एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। उसके बाद आपका क्या यहाँ पे दोहा छंद और कुंडलनिया यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कुंडलनिया लिया है। क्या होता है, यह सम मात्रिक छंद है जिसमें 6 चरण 24 मात्राएं होती है। प्रारंभ में एक दोहा और पश्चात एक रोला जोड़ने से कुंडलनिया बन जाती है, जो अधिकांशतः इसके आदि में आता है, वही इसके अंत में आता है। फिर यहाँ पे आपका पत्र लेखन आएगा 6 नंबर का। तो सफाई व्यवस्था है, तो अपने अधिकारी को पत्र लिखिए, कभी कभी आवेदन पत्र भी देता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आपका 14 नंबर है यहाँ पे निबंध लेखन, जो कि 9 नंबर का आएगा। भारतीय किसानों की समस्या समाधान, जीवन में खेल का महत्व, जीवन में पर्यावरण की आवश्यकता, नई शिक्षा नीति से विकास की कार्य संभावना और विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व। तो यहाँ पे ये निबंध आएंगे। तो मैंने यहाँ पे यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर दिया है, जो कि 2024 वालों के लिए है। ये इतना सफिशिएंट है, तैयार कर लीजिए। सेम टू सेम इसी प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। और हाँ, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी में, साथ ही साथ एप्लीकेशन एसकेएम स्टडी पर मिल जाएगा, जो बच्चे बैच खरीदे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।